नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश में संक्रमण के 1718 नए मामले, 67 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण, देश के 4 शहरों से 60% केस। नफरत की राजनीति से भाजपा को कभी नफरत नहीं रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कल 29 अप्रैल सुबह 8 बजे से लेकर आज 30 अप्रैल सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के 1718 नए मामले सामने आए हैं और 67 लोगों की मौत भी हुई है। साथ ही बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 629 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। इस तरह कुल सक्रिय मामलों में 1022 नए मामले जुड़ गए हैं। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 33,050 हो गई है, जिसके 25.19% यानी 8,325 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। वहीं 3.25% यानी 1,074 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अभी भी 71.56% यानी 23,651 सक्रिय मामले मौजूद हैं। हालांकि रोजाना 1500 से 2000 के बीच नए मामले सामने आ रहे हैं और सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन राहत देने वाली बात यह सामने आ रही है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की दर में रोजाना वृद्धि हो रही है। आईसीएमआर द्वारा आज 30 अप्रैल सुबह 9 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 8,30,201 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें 59,437 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को कहा कि सरकार अगले कुछ दिनों के भीतर कोरोना वायरस के सैंपल की जांच की क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन 1 लाख करने की योजना बना रही है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,718 नए मामले सामने आए हैं और सबसे अधिक नए मामले 5 राज्यों से आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र 597 मामले, गुजरात 338, मध्य प्रदेश 174, दिल्ली 125 और तमिलनाडु से 104 केसेस सामने आए। साथ ही उत्तर प्रदेश से 81 केस, राजस्थान से 74 केस, आंध्र प्रदेश से 73 केस, पंजाब से 35 केस, वेस्ट बंगाल से 33 केस, बिहार से 26, जम्मू कश्मीर से 16, कर्नाटक से 12, केरल से 10, तेलंगाना से 8, उड़ीसा से 7, झारखंड से 4 और उत्तराखंड से 1 नया मामला सामने आया है। देश के 14 राज्यों में बीते दिन कोई नया मामला सामने नहीं आया, जिसमें हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, असम, छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, मेघालय, पुडुचेरी, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल है। देश में कोरोना संक्रमण का 60% हिस्सा 4 बड़े शहरों से आता है। इन्हीं शहरों से देश की कुल मौतों का 75% हिस्सा भी है। सवाल उठता है कि क्या भारत कोरोना संक्रमण को फैलने से रोक पा रहा है? इन्हीं सब सवालों के जवाब दे रहे हैं प्रबीर पुरकायस्थ। आइए सुनते हैं। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे कोविड-19 का विस्तार देश में कैसे हो रहा है और उसके बारे में हम थोड़ा बारीकी से देखना चाहेंगे किन स्टेट्स में, किन प्रांतों में इसका फैलाव इस वक्त ज्यादा है और किन शहरों में इसका फैलाव ज्यादा है। पहले देखते हैं कि देश का हालत क्या है। इस वक्त 31,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 के शिकार है। 1,000 से ऊपर की मौत हो चुकी है। पर इसमें खासियत यह है कि 60% जो इस वक्त कोविड-19 से बीमार हैं, वो सिर्फ 4 प्रांतों में है, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश। इन 4 प्रांतों में सबसे ज्यादा इस वक्त इस बीमारी के शिकार हमको देखने को मिल रहा है। 75% मौत भी इन 4 स्टेट्स में से हुआ है। तो अब देखते हैं कि इन स्टेट्स में क्या हालत है और क्यों इस रफ्तार से इन जगहों पे ये बढ़ोतरी हो रही है। आइए देखते हैं, हमारे सामने जो चार्ट है ये है जो जिसको कहते हैं कि ज्यादा इन्फेक्टेड जो स्टेट्स है उनकी चार्ट है। उसको हम पहले देखते हैं। हम इस चार्ट को देखते हैं जिसमें हम जो 100 लोग कब बीमार हुए थे उसको एक ही डेट पे ले आए हैं। महाराष्ट्र के जो 100 की बीमारी थी उसको बेस मान के। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र इस चार्ट में पहला स्टेट है जिसपे 100 लोग बीमार हुए थे और इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे प्रांत हैं जो कि इस चार्ट में भी आपको
हमने दिखा रहे हैं, इस चार्ट को आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें महाराष्ट्र में जो पहले नंबर्स बढ़ रहे थे वो अभी भी उनकी उस नंबर्स बढ़े हुए हैं। वो इस वक्त अगर हम चार्ट को देखें करीब 9,000 लोग से ऊपर महाराष्ट्र भी बीमार है, पर इस वक्त गुजरात की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। वहां पर करीब 4,000 के लगभग 30,000 750 के लगभग लोग बीमार हैं, और उसके साथ साथ दिल्ली भी 3,300, और जो हमने आपको कहा था मध्य प्रदेश, ये भी 2,387, लगभग 2,400 लोग इस पे बीमार हैं। ये सब जो है आज के तारीख पे अगर हम देखें तो 60% बीमारी इस वक्त हमारे इन 4 प्रांतों में है। खासियत यह है कि अगर चार्ट्स की अब रफ्तार देखें तो देखेंगे हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की पूरे 31,000 की जो संख्या है, तो उसमें थोड़ी सी कर्व जो कहते हैं फ्लैट होने की नजर आ रहा था, देखने में नजर आ रहा है कि थोड़ी सी इस पे फ्लैटनिंग हुई है। पर इन 4 प्रांतों को देखेंगे तो लगता है कि इसमें अभी भी 10-12 दिन में इनका डबलिंग बरकरार है। तो अगर 10-12 दिन में इनका डबलिंग बरकरार है, इसका मतलब है कि इनका संख्या अभी भी काफी तेजी से बढ़ेगा। दिल्ली इसमें से थोड़ा कम तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली की बढ़ोतरी अगर देखें तो लग रहा है कि करीब 12 से 14 दिन में डबलिंग हो रहा है, जबकि दूसरे प्रांत करीब 8 से 10 दिन के अंदर डबल हो रहे हैं। इससे लगता है कि किस जगह पे कितनी तेजी से बीमारी अभी भी फैल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि अभी भी हमारा संख्या बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर इससे हमें संतुष्टि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। लॉकडाउन की थोड़ी शिथिलता की बात हो रही है मई 3 से, और जिन प्रांतों में अभी भी फैलाव है उस पर भी हमें गौर से देखना पड़ेगा, कहाँ कितना फैलाव वहां पर है। इसको आपको ले चलते हैं, और एक चार्ट हमारे पास जो है वो ये है कि किन शहरों में इसका फैलाव ज्यादा है। तो अगर हम देखें इन 4 सिर्फ प्रांतों में जहां पर मैंने कहा कि 60% भारतवर्ष की बीमारी वहां पर है, तो यहाँ पर देखेंगे और एक स्थिति ये है कि यहाँ पर जो शहर है, दिल्ली में तो खैर होना ही था क्योंकि दिल्ली पूरी शहर ही एक हिसाब से है, पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में एक चीज हम देख रहे हैं, ये बीमारी भी 3 शहर में खास तौर से सीमित है इस वक्त। गुजरात में अहमदाबाद में, मध्य प्रदेश में इंदौर में, और महाराष्ट्र में ये मुंबई शहर में। मुंबई शहर में खैर होना आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर है, इस पे काफी घनी बस्ती है, लोग काफी डेंस पॉपुलेशन जिसे कहते हैं उस पे उसके तरफ रहते हैं, और धारावी जैसी जगहों पे अगर फैलता है तो फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो बात हो रही थी लॉकडाउन में इतना माने नहीं रखता। लोग बहुत नजदीकी तौर पे रहते हैं, और इसीलिए वहां ये बीमारी फैलना आश्चर्य की बात नहीं है। पर अगर देखें गुजरात में तो अब देख सकते हैं इसमें करीब 80% लोग गुजरात में सिर्फ अहमदाबाद शहर में बीमार है। क्यों? ये इसका जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि जब तक अच्छी तरह छानबीन नहीं होगी तब तक पता करना कहाँ से कैसे हुआ है। पर अगर कोई मेजर इवेंट्स होता है किसी शहर में, जैसे गुजरात में ट्रंप के आने के दौर हुआ था, मोटेरा स्टेडियम में 1 लाख लोग आए थे, वहाँ के ट्रंप के लिए सड़कों पे काफी लोग थे, तो उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग की अभाव होती है, उससे बाद में असर पड़ सकता है इस तरह की फैलाव होने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इससे हुआ है, पर जैसे बार्सिलोना, स्पेन में हमने देखा था, इटली में देखा था, एक फुटबॉल मैच के वजह से दोनों जगहों पे काफी तेजी से कोविड-19 फैला था। तो इसीलिए ऐसे इवेंट्स को देखना पड़ेगा जहां पे काफी लोग इकट्ठा होते हैं और उसमें फैला होने की संभावना बढ़ता है। बनस्पत और एक चीज हमको देखना है कि गुजरात में टेस्टिंग पहले काफी कम रहा था, और इसीलिए वहां पर
एक हमें संदेह था, हमने पहले भी जिक्र किया था कि गुजरात में कोविड-19 की फैलाव हो सकती है। इसके बारे में अंदाजा इसीलिए नहीं हो रहा है, वहाँ टेस्टिंग इतनी हुई नहीं है। मध्य प्रदेश में आते हैं, अगर मध्य प्रदेश की हाल देखें तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में खास जो चीज है अभी वो यह है कि मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में फैलाव सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में 75% बीमार जो लोग हैं वो सिर्फ एक शहर इंदौर में है। और सबसे जो खतरनाक बात है इंदौर के लिए यह है कि अगर टेस्टिंग होता है 5 लोग तो उसमें से 1 लोग कोविड-19 के बीमार मिलते हैं। ये इसीलिए खतरनाक है कि अगर दूसरे प्रांतों में देखें, आके भारतवर्ष के स्तर पर देखें, तो हमारे यहाँ पर करीब करीब 20 लोगों की जब हम टेस्ट करते हैं, एक उसमें से कोविड-19 शनाख्त होता है। यहाँ पर टेस्टिंग 5 में से 1 अगर शनाख्त होता है कि कोविड-19 की बीमार है, तो ये लगता है कि इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि इसकी फैलाव शायद इंदौर शहर में काफी ज्यादा इस वक्त है। इसीलिए 5 लोग में से 1 बीमार मिल रहे हैं, जबकि दूसरे प्रांतों में 20 या 25 टेस्ट में एक टेस्ट से 1 लगता है, उसमें से 1 ही निकलता है जो कोविड-19 के शिकार है। तो इसीलिए इंदौर शहर की स्थिति काफी नाजुक है और उसको कितनी तेजी से उस पर काबू पा सकते हैं वो देखना पड़ेगा हमें। वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रहे हैं कि हमारा इसीलिए ज्यादा है क्योंकि हॉटस्पॉट्स को हम अभी देख रहे हैं इसीलिए। पर हॉटस्पॉट्स हर शहर में जहाँ पर ये बीमारी फैली है वहाँ पर हॉटस्पॉट्स की टेस्टिंग हो रही है। तो अभी भी इंदौर का फिगर्स हमें लगता है कि काफी ऊंचा है और इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो ये हुई आज की हालात। आपको हमने बताया कि कैसे इस वक्त कोविड-19 की बीमारी फैल रही है और उसके साथ साथ हमारी निगरानी किन प्रांतों पे होनी चाहिए। अभी भी कुछ प्रांतों में टेस्टिंग कम है, उन प्रांतों में भी हमें नजर रखना पड़ेगा। जैसे पश्चिम बंगाल है, दूसरे स्टेट्स भी है जहाँ पर टेस्टिंग कम हो रही है, उन पे भी हमें निगरानी रखनी पड़ेगी कि वहाँ पर सडनली जब टेस्टिंग बड़े पैमाने पे होती है क्या तेजी से फिगर्स बढ़ते हैं, जैसे हमने बढ़ते गुजरात में देखा अब जो है मध्य प्रदेश और इंदौर में देखा। अभी बढ़ोतरी को देखते हुए उत्तर प्रदेश, राजस्थान पे भी हमें निगरानी रखनी पड़ेगी। वहां पर भी कुछ हद तक इसकी फैलाव देखने को मिल रहा है, पर अभी तक इन 4 स्टेट्स पे हमारा नजर खास तौर से रहना चाहिए। और इस पे भी 4 शहरों पे जहां पर हमने देखा है कि कोविड-19 काफी तेजी से बढ़ रहा है, दिल्ली और मुंबई, ये इस पे हमें अंदाजा था कि यहाँ पर बढ़ेगी, पर इंदौर और अहमदाबाद में जो बढ़ोतरी हो रही है इसीलिए हमें थोड़ी सी चिंता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और उस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं जल्दी। यूपी के भाजपा विधायक सुरेश तिवारी की नफरत भरे बयान और उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस के ताजा प्रकरण के संदर्भ में भाजपा राजनीति में नफरती प्रोपेगेंडा के महत्व और मतलब का विश्लेषण कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। आइए सुनते हैं उन्हें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवरिया वाले तिवारी जी की। तिवारी जी से मेरा आशय है भारतीय जनता पार्टी के देवरिया से जो विधायक हैं सुरेश तिवारी। सुरेश तिवारी जी ने जब अपने लोगों के बीच, उनके कुछ समर्थक थे, उनके बीच जब कहा कि आप लोग मुसलमान जो लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं, इनके ठेले से, इनके दुकान से आप सब्जियां या फ्रूट्स वगैरह न खरीदें, तो ये बात जब छपी अखबारों में, टेलीविजन चैनलों पर भी एक आध जगह आ गई, तो भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई क्या हुई? कारण बताओ नोटिस जारी हुई। कारण बताओ नोटिस जो है वो नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने उत्तर प्रदेश के बीजेपी को कहा कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो कार्रवाई के नाम पर एक नोटिस गया है जो 7 दिन का उनको जवाब देने का मौका दिया गया है। अब मैं बहुत ही संक्षेप में तिवारी जी के बारे में बता दूं। तिवारी जी को कई पार्टियों का अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी में वो अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए उन्होंने ये कोशिश की है, क्योंकि उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर हम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं तो इसमें पकड़ बनाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। अब भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक के लिए, मंत्री के लिए कई ऐसे लोग हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि तमाम तरह की ऐसी भाषा बोली जाए, ऐसे
विभाजनकारी मुहावरे अपनाए जाएं, ये कोई नई बात नहीं है। और न तो ये नई बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ टॉप लीडर्स उस पर दिखाने के लिए नाराजगी जाहिर करें और फिर सब कुछ ठीक हो जाए। और दिखाने के लिए भी नाराजगी तब होती है जब मीडिया में या नेशनल इंटरनेशनल सर्कल्स में इस पर कुछ न कुछ विवाद खड़ा हो जाता है या कुछ आपत्तियां जताई जाने लगती हैं। दोस्तों, तिवारी जी के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। और आपको याद दिला दूं, तिवारी जी कोई पहली घटना नहीं है इस तरह की बात करने वाले। आप देखिए, अनंत हेगड़े साहब का नाम सुना होगा, कर्नाटक के ये बड़े ही शूरवीर सांसद, और वो तो मंत्री भी रहे। उन्होंने बार बार कहा कि हम लोग सत्ता में आए हैं संविधान पलटने के लिए, संविधान को बदलने के लिए, और भी उन्होंने न जाने कितनी कितनी बातें कही। उन पर क्या कार्रवाई हुई? वो सांसद हैं, माननीय सांसद हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल की अब तो वो निर्वाचित सांसद हैं, उन्होंने वहां क्या कहा भोपाल में एक दफा, और फिर उन्होंने संसद में एक बार क्या कह दिया। नाथूराम गोडसे को उन्होंने हमेशा एक महान देशभक्त माना, और गांधी जी के बारे में क्या कहा और क्या माना ये तो वही जानती हैं। उन पर भी नोटिस एक बार जारी हुआ था, फिर क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। और मैं बता दूं, नोटिस कैलाश विजयवर्गीय और उनके सुपुत्र आकाश विजयवर्गीय, एक पार्टी का बहुत ही ताकतवर जनरल सेक्रेटरी और एक विधायक। कैलाश जी तो कई बार बोली में आग उगलते हैं, लेकिन उन्होंने तो बैट चला दिया और उस पर चलाया इंदौर के एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसर पर। लेकिन विजयवर्गीय जी ने क्या कहा? विजयवर्गीय जी ने कहा कि लड़कपन है, अभी बचपना है। दोनों को कहा कि ये जो अफसर है वो भी नया है, मेरा बेटा भी नया एमएलए है, तो ये चल जाता है थोड़ा बहुत, जब सीखेंगे अनुभव आएगा सब ऐसा नहीं करेंगे। कोई कार्रवाई नहीं। आपने राज्यपालों को देखा होगा जो भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता थे, अब निर्वाचित हैं, अरे राज्यपाल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं स्टेट में, तथागत राय, उन्होंने कब कितनी बार क्या क्या कही, कोई कार्रवाई। दिलीप घोष पश्चिम बंगाल के बीजेपी के टॉप लीडर, उन्होंने क्या कहा, कब क्या कितनी बातें उन्होंने कही, चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले, किस तरह की उन्होंने स्पीचेस दी, वो माननीय सांसद हैं। इसके अलावा भी मैं अनेक लोगों का नाम बता सकता हूं, और ये पुराने नाम नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल नए। जयंत सिन्हा, उन्होंने तो जो मॉब लिंचर्स थे, जो इन्होंने मॉब लिंचिंग की हजारीबाग के रामगढ़ इलाके में, और जो जमानत पर आए थे कुछ दिन के लिए, बाकायदा उनको माला पहनाई, लड्डू खिलाया। और अन्य जो कई सांसद थे उन्होंने कहा कि इनके लिए हम मुकदमा, इनको जीवन भर लड़ेंगे जब तक इनको लड़ना होगा। क्या हुआ? कोई कार्रवाई हुई? सभी सांसद हैं। और देखिए आप, इसके पहले अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, साध्वी निरंजना, साक्षी महाराज, गिरिराज सिंह, अनेक नाम दे सकता हूं मैं। दया शंकर सिंह, जरूर उन पर कार्रवाई हुई। दया शंकर सिंह को आप भूल गए होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की यूपी इकाई के उपाध्यक्ष थे। इन्होंने मायावती जी को अपशब्दों से नवाजा और बहुत सारी गालियां दी थी, भद्दी भद्दी बातें कही थी। भारतीय जनता पार्टी पहली बार डिफेंस में आ गई, उनको लगा कि अब कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये हेट स्पीच दूसरे ढंग की है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको कार्रवाई की सैक किया। लेकिन बीजेपी कार्रवाई भी करती है अपने दुलरुआ लोगों पर, तो ऐसे ही करती है। जैसे ही कार्रवाई, कुछ ही दिन बाद चुनाव आ गया, तो चुनाव में उनकी धर्मपत्नी को उन्होंने विधायक बना दिया, जिता दिया। और जब जनता ने जिता दिया बीजेपी के टिकट पर, तो उनको मंत्री बना दिया बीजेपी ने, अभी वो माननीय मंत्री हैं। तो दयाशंकर सिंह पर कार्रवाई ऐसे हुई। तो भारतीय जनता पार्टी, मेरा ये कहने का मतलब है कि एक ऐसी पार्टी है जिसमें ये जितनी चीजें होती हैं, ये चीजें नियोजित होती हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि इनके बगैर पार्टी में नेता नहीं बना जा सकता। हमको याद है कि कुछ दिन, बहुत आई थिंक पुरानी तो नहीं बात है, लेकिन 2014-15 की बात है, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता से मैंने टेलीविजन चैनल पर, जब कार्यक्रम खत्म हो गया, उन दिनों मैं टेलीविजन चैनलों पर जाया करता था, तो मैंने पूछा कि अचानक आपके सुर बदल गए हैं, आप काफी उग्र हो गए हैं, आप तो बड़े संतुलित भाषा पहले बोला करते थे, आप आमतौर पे बीजेपी आरएसएस की लाइन लेते थे तो भी आपकी भाषा में उग्रता नहीं रहती थी, अग्नि वर्षा नहीं होती थी, ये अग्नि वर्षा कहां से होने लगी? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड सारी बातें कही, इसलिए मैं उनका नाम आज नहीं ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप समझते नहीं, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, हम आप लोगों की तरफ फ्री नहीं है, हम पार्टी में बंधे हुए हैं। अगर हम
उग्रता का प्रदर्शन नहीं करेंगे, अग्निवर्षी नहीं होंगे, आप लोगों के तर्कों को हम जम के नहीं काटेंगे, और अगर जम के नहीं भी काट पा रहे हों तो कम से कम उसको अपनी अग्निवर्षी भाषण से ही कुछ ना कुछ उसको निपटाएंगे, तो हमारी पार्टी हमें नीचे कर देगी, डिमोट कर देगी, और उन लोगों को मौका मिल जाएगा जो यही सब करते हैं, भले उनके पास कंटेंट ना हो। तो उन्होंने जो बात कही वाकई वो सही निकली, क्योंकि अनेक ऐसे लोगों को बाद में बड़े ओहदे मिले जो उग्रता ज्यादा दिखाते हैं टेलीविजन पर, और वो जो संतुलित रहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाए या वो स्थगित रह गए। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। अब देखिए, इस बार तिवारी जी ने जो किया है उनको नोटिस चला गया, लेकिन दोस्तों एक बात आप जान कर रहिए, आप बिल्कुल मान कर रहिए कि इस पे कुछ भी नहीं ऐसा होने वाला है जो बिल्कुल पहली बार ऐसा हो रहा है, या ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ये सब होता रहता है और बीजेपी इसको अपने ढंग से डील करती रहती है। अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक अच्छी बात कही, मैं प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कहा कि कोरोना से हमें निपटना है तो हमें सौहार्द बनाकर निपटना होगा। उन्होंने कहा हम में एकजुटता होनी चाहिए। तबलीगी जमात के समय आपको याद होगा बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको समझा कि इस समय यूनिटी बहुत जरूरी है, पूरी दुनिया यूनाइट होकर लड़ रही है। लेकिन उसी दरमियान क्या हो रहा था, उसी दरमियान हो रहा था कि जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हेल्थ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ये लोग जब बैठकर ब्रीफिंग करते थे और करते हैं, तो उस वक्त ही जिस वक्त ये कहा गया तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की मौत के बारे में, संक्रमित होने के आंकड़े अलग पेश किए जाते थे और अन्य के अलग किए जाते थे। कमाल की बात, कैटेगरी बांट दी गई जमात की और अन्य की। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में रोगियों के बीच में वार्डों का विभाजन भी कम्युनिटी वाइज हो गया। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में ये सब बहुत पुरानी बात है। अब जरूर इस बार अगर आप देखें तो जो कुछ हो रहा है, मैं सुरेश तिवारी जी के प्रकरण को फिर उसका समापन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में ये उग्रता का प्रदर्शन, ये हेट स्पीचेस एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है और ये उनके राजनीतिक कंटेंट से जुड़ा हुआ है। जब कभी विवाद बढ़ते हैं तो उसको थोड़ा बहुत उस पर ऐसा लगता है कि पानी का फौहारा छोड़ दिया जाए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ जी, हम समायोजित करने भी जानते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।